सबसे पहला पार्ट है एड्सॉर्प्शन। ये वाला पार्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब ये पूरा नोट जो मैं लिखूंगा सब वो सब कुछ मेरा है। इसके अलावा दो पार्ट और है, कैटालिसिस एंड एक है कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। ये दोनों पार्ट के लिए आप एनसीईआरटी डिपेंडेंट है। ऑल्दो मैं समझाऊंगा पढ़ाऊंगा वो सब एक अलग इशू होता है, मतलब क्या क्या चीज कैसे कैसे करनी है वो एक अलग इशू है, बट आप इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। तो आज मैं एड्सॉर्प्शन खत्म कर दूंगा तो अभी तो ठीक है, पर कल आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इन योर हैंड्स वैसा टाइप का। यदि नहीं है तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, पर कल वी नीड एनसीईआरटी फॉर श्योर। और इसीलिए कल की क्लास स्क्रीन पर लेंगे जिससे कि अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ सके और कर सके। एड्सॉर्प्शन अपने को पढ़ना है अभी। देखिए तो टॉपिक अभी अपन चालू कर रहे हैं, ये है एड्सॉर्प्शन। आप में से कोई एड्सॉर्प्शन का मतलब जानता है? क्या सर कोई एड्सॉर्प्शन? सरफेस के ऊपर कोई ऐसा गैसेस वगैरह जो एब्जॉर्ब करते कुछ वैसा रहता है ना? हाँ हाँ कुछ वैसा ही रहता है, पर फिर भी थोड़ा सा और इज्जत से। प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं आ रहा सर। नहीं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, मतलब तू जो बोल रहा है उनको सही वर्ड्स में डाल दे बस। मैं इंग्लिश हिंदी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को डेफिनेशन चाहिए, उसके लिए तो मैं बैठा हूं ना। मैं केवल तेरे शब्दों को बेहतर उसमें सीक्वेंस में सुनना चाहता हूँ। सर वो फिल्म बनाने के लिए कभी कभी काम आता है। यार दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे काम आती है। फिल्म तो किसी चीज की बन सकती है, पॉलीमर की बन सकती है, एड्सॉर्प्शन है बन सकती है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? नमिश तू ज्यादा मतलब जो तू बोल रहा था उसको बस थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करके बोल दे। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉलिड या फिर कोई भी इसके सरफेस के ऊपर आके ऐसा ये रहते तब। समझिए एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन बड़ा ही सिंपल फिनोमिना है, ठीक है, जिस फिनोमिना में कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है। मतलब मैं जो इंक से इस बोर्ड पे लिख रहा हूं वो एक एड्सॉर्प्शन है। इट्स नॉट गैसेस, इट्स नॉट लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। इट इज अ फिनोमिना in which particles of a substance gets adhered over a solid surface, get adhered over a solid surface, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब हमारे पास एड्सॉर्प्शन जो चीज मतलब जिसकी सरफेस प्रोवाइडर जो होता है, जो सरफेस होती है वो होता है एडजॉर्बेंट, और जो मटेरियल एड्सॉर्ब होता है, मटेरियल एड्सॉर्ब, इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। मतलब इन दिस फिनोमिना जिस जो इन दिस मेथड जो अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो बोर्ड पे बोर्ड जो है उसके ऊपर इंक स्टिक कर रही है, इसलिए वो एड्सॉर्बेंट है, और जो इंक है वो एड्सॉर्बेंट है। समझ में आ गया? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट क्लियर है? ये एज सच इन्हीं टर्म्स के अंदर नाम लिया जाएगा। अब दो तरह की टर्म्स होती हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, ये वाले पार्टिकल्स आपके इस सॉलिड सरफेस के पास आए और इस सॉलिड सरफेस पे स्टिक कर गए, मतलब ये बन गया ऐसा, ठीक है। ये तो हो गया एड्सॉर्प्शन। और इसका उल्टा ये होगा डिसॉर्प्शन।
ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन मतलब स्टिकिंग, डिसॉर्प्शन मतलब निकल जाना। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। ग्रेट। अब हमारे पास 3 टाइप की टर्म्स होती हैं। एड्सॉर्प्शन मतलब दो, हम लोग 3 टाइप की टर्म्स पढ़ते हैं जो एड्सॉर्प्शन जैसी ही है। एक है एब्जॉर्प्शन, एक है सॉर्प्शन। ये वाला थोड़ा ना लिखोगे तुम लोग। हेलो, अरे ये थोड़ा लिखोगे थ्योरी ओनली एड्सॉर्प्शन, ये एनसीईआरटी, ये लिखोगे? रब कर दिया तो चल। हाँ यार, नहीं सर। ये तो केवल समझाने के लिए लिखा था कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ऐसा है ना, कोई भरोसा नहीं होता आजकल। बच्चे जब ड्राइंग बनाते हैं ना बोर्ड की, तो फिर कुछ भी बनाते हैं। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, बस वो ठीक से डाल लेना। देखिए टोटल 3 टर्म्स होती हैं, जिन 3 टर्म्स को हम लोग एक जैसा काउंट करते हैं। पहला होता है एड्सॉर्प्शन। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स स्टिक कर गए, पार्टिकल्स स्टिक ओवर सरफेस, बट डू नॉट गेट इनसाइड सरफेस। ठीक है, जो सरफेस पे स्टिक करते हैं पर सरफेस के अंदर नहीं जाते, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर, ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल्स आर इनसाइड सरफेस, नॉट ऑन इट। और तीसरा होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन है हर तरफ पार्टिकल ही पार्टिकल है। एग्जाम्पल दो इसका, तीनों का। पार्टिकल्स एवरीवेयर। एग्जाम्पल दूं? हाँ सर। कभी कभी पकोड़े तलते हुए देखा है? हाँ। भजी। हाँ सर। तो क्या होता है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है तेल, एक होता है पकोड़ा, और एक होती है करची। करची मतलब वो वाला जो जर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में, आई डोंट नो, बट वो वाला स्पून जो बड़ा सा होता है, जिससे वो पूरा का पूरा फ्राई करते हैं। देखा है? हाँ सर। ज़ारा। क्या बोलते हैं उसको? झारा। झारा, ठीक है, हमारे यहाँ झर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा ना, आप तेल में डाला आपने पकोड़ा, तो पकोड़े के ऊपर कुछ है क्या, या अंदर तेल भरा है? ऊपर है। नहीं, अंदर है। आपकी सरफेस बिल्कुल ड्राई हो जाती है। आप जब पकोड़ा निकाल के रख देते हो तो वो सरफेस पूरी तरह ड्राई होती है। उसके अंदर तेल होता है, यदि आप उसको प्रेस करेंगे तो तेल निकलेगा, वरना तेल नहीं निकलता है। समझा? हाँ सर। ये है पहला टाइप का, ये था एब्जॉर्प्शन। दूसरा है झर। झर के ऊपर तेल लगा हुआ है, क्या हाँ उसके सर। अंदर तेल गया? नहीं। नहीं। तो जो झर के साथ हुआ वो हुआ एड्सॉर्प्शन, जो पकोड़े के साथ हुआ वो हुआ एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा क्या होता है ना, वो थोड़े से कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं झर से निकालने के बाद, जो आखिर में आता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी तेल है, उसके बाहर भी तेल है, हर तरफ उसके तेल ही तेल है। देखा है आखिर में तो 2 4 5 6 छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। हाँ सर, काले काले वो धब्बे। बिल्कुल वो होता है सॉर्प्शन, कि हर तरफ जो चीज है वो हर तरफ ही है। आर वी क्लियर? हाँ सर। कॉपी करिए प्लीज। सर, बोल भाई। सर अगर हमने स्पॉन्ज को कंसिडर किया तो लाइक कैसे, स्पॉन्ज लाइक दोनों। स्पॉन्ज स्पॉन्ज इज एड्सॉर्प्शन। ठीक है सर। स्पॉन्ज के अंदर ना देयर इज समथिंग, स्पॉन्ज
अभी डिस्कस कर लेंगे। स्पॉन्ज हो गया, बाकी और जो पोरस चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। सर बोल भाई। सर आपने सबसे नीचे क्या लिखा है? डिसऑप्शन। ओके।
कॉपी हो गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? कोई भी एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? भाई कोई भी एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? क्या हुआ? देखिए, एड्सॉर्प्शन होता है ड्यू टू attraction between surface and adsorbent। ठीक है, और ये इन केस ऑफ गैसेस द attraction is van der Waals forces। ठीक है, अट्रैक्शन इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। जितना ज्यादा मतलब मोर, मतलब हम बोल सकते हैं एड्सॉर्प्शन is directly proportional to van der Waals forces generally and is directly proportional to A pressure correction constant। correction constant। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एड्सॉर्प्शंस are of two types। पहला होता है फिजिसॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, ये दो टाइप का हमारे पास एड्सॉर्प्शन होता है। फिजिसॉर्प्शन के अंदर सिर्फ फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, जबकि यहां पर बॉन्ड भी बनता है, मतलब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो जरा इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन इज very important question for boards for everything मतलब मेन सब में, मतलब आपको ये आना चाहिए डिस्टिंग्विश। तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं फिजिसॉर्प्शन PHYSI सॉर्प्शन, और एक तरफ अपन लिख लेते हैं केमिसॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, ध्यान दें, इट इज कॉज्ड बाय वैन डर वाल अट्रैक्शन ओनली। अट्रैक्शन ओनली। जबकि केमिसॉर्प्शन में क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय
It is caused by chemical bond formation. यहाँ पे एग्जैक्ट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि ये वैन डर वाल अट्रैक्शन है तो इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी सरफेस किसी को भी चिपका सकती है, जबकि इसमें इट इज हाईली स्पेसिफिक। ये हाईली स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये वीक बॉन्ड से बना हुआ है, इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इररिवर्सिबल। नॉर्मली अब आप कहो कि भाई मैं तो किसी और से रिएक्शन ही करवाऊंगा, तो करवा लो, फिर क्या इलाज है। फोर्थ, it depends on nature of gas. More liquefiable gas gets more adsorbed. जबकि ये क्या होता है, it depends on reactivity of gas. More reactive gas gets more adsorbed. कॉपी करिए साहब, कॉपी करते रहिए आज, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रॉकेट साइंस है। सर आपका वो बोर्ड का प्रॉब्लम कब खत्म होगा? क्या हुआ? सर वो ब्लरीनेस का प्रॉब्लम कब तक चलेगा? जब तक मैं औरंगाबाद नहीं आता, क्योंकि द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कि सर बहुत ब्लर है, नहीं दिख रहा फोटो विजन। या मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी कल परसों की भी, उसमें भी साफ आ रहा था यार। या तो मेरे को लगता है कि मेरी स्क्रीन ऐसी हो रखी है, मे बी। सर या फिर हो सकता है टीम्स जो ऑटो फोकस है क्लाइंट के साइड पे फोर्स करता होगा, तो उससे फिर वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मे बी नहीं, कि आपने भी रिकॉर्डिंग देखी होगी यदि कोई, तो उसके अंदर इतना हल्का हल्का ब्लर होता है, एग्रीड, पर हाँ इतना सर, मेजर लेकिन ब्लर। ज्यादा ज्यादा नहीं होता रिकॉर्डिंग में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मैंने कल परसों भी, जब तुमने कहा था ना कि आज की देखना, उस दिन मैंने देखी थी।
I need a charger for my phone. सर बोल भाई। सर वो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस के अंदर मोर लिक्विफाइबल है क्या वो लिखा हुआ? हाँ लिक्विफाइबल है भाई साहब। आप इस साल पहला साल है जब मैं इतनी इज्जत से एड्जॉर्प्शन और ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। इन लास्ट सो मेनी इयर्स मतलब 2011 जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है तब से लेकर आज पहला है कि 2021 में 2011 में मैंने पहली बार 12th पढ़ाई थी। मतलब 2011 में 12 में उन्होंने पेपर लिखा होगा। हाँ, तो तब से लेकर आज तक मैंने कभी इज्जत से नहीं पढ़ा है एड्जॉर्प्शन। सर वो स्पेसिफिक मतलब क्या स्पेसिफिक है? अरे यार, स्पेसिफिक का मतलब ऐसा है कि मान ले कि सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन साइट है वो केवल N2 से बाइंड करते हैं। मैग्नीशियम सरफेस है मान ले, तो वो या तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से बाइंड करेगी, तो यदि बाकी हीलियम वगैरह है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, CO2 है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। और बाकी और जो चीजें हैं, मतलब जो वैंडरवॉल लगेगा, तो वो वैंडरवॉल में क्या कहते हैं उस चीज को, वो CO2 को बेटर एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि उसका ए ज्यादा होगा। वो N2 को भी करेगी, वो CO2 को भी करेगी। पर जो केमिज ऑप्शन है, यदि सरफेस मैग्नीशियम कोटेड है
तो वो CO2 से रिएक्ट नहीं करेगी, वो प्राइमरी रिएक्ट करेगी N2 और O2 से। समझ गया? हाँ सर वो ग्लू का और एड्जॉर्प्शन का कुछ रिलेशन है क्या? इसका जो एडिशन रहता है तो प्रणव ने क्या बोला एक्चुअली मेरे को समझा ही नहीं। प्रणव भाई वापस एक बार बोलेगा प्लीज। सर वो सर एडिसिव जो हम लगाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो एड्जॉर्प्शन है, वो एड्जॉर्प्शन है कि आप दो सरफेसेस के एक साथ जो बीच में एक ऐसा कॉमन एड्जॉर्बिंग सरफेस लगाते हो, दोनों तरफ एड्जॉर्ब कर जाता है। बिल्कुल ग्लू। सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है? A0। प्री एक्सपोनेंट मतलब E, मतलब E से पहले वाला का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है पुराना, पर मुझे लगा था कि आप लोग इतने मैथ्स वाले बच्चे हो तो आपको आइडिया होगा। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा? क्लियर है मानस? हाँ सर। सर हो गया है। सर वो प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट को किससे डिनोट किया आपने? ए से। सर बोल भाई। एल्यूमिनियम के ऊपर की लेयर केमी ऑप्शन है क्या? एल्यूमिनियम के ऊपर की लेयर बिल्कुल केमिकल ऑप्शन बोल सकते हो एक तरीके का। सर वो हीटेड पैलेडियम को भी बोल सकते हैं ना कि H2 के साथ। हाँ बिल्कुल, वो भी स्पेसिफिक हो जाता है। तो वही चीज है कि भाई स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ऐसे चारकोल सरफेस है, चारकोल सरफेस सारी गैस को बाइंड करता है। बस SO2 जो हैवियर गैसेस होती है उनको ज्यादा बाइंड करता है। ठीक है, जो चारकोल सरफेस है वो किसको बाइंड करती है ज्यादा? उसको क्या कहते हैं उसको, हैवियर गैसेस को। पर वो सारी एक्टिवेट चारकोल, बाकी वो सब मतलब वो सबको सारी गैस O2 को भी बाइंड करती है, N2 को भी करती है, पर इतनी हैवियर गैस होगी, जितनी लिक्विफाइबल गैस होगी उतना ज्यादा बाइंड करेगी। क्या सर लिख के? ठीक है।
चलिए मिटा दूं? चलिए फेज ऑप्शन था ना इस तरफ, और ये होगा केमिज ऑप्शन। देखिए इसका जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा इज स्मॉल ड्यू टू वीक फोर्सेस। भाई जो हीट जनरेट होगी एड्सॉर्प्शन में वो बहुत कम होगी, वीक फोर्सेस, जबकि केमिसॉर्प्शन का हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी heat of adsorption is relatively higher. Is relatively higher, थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड्स बनते हैं। और क्या है, नो एक्टिवेशन। अब इसमें समझिए, नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। वैसा भी ध्यान रखना 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार करना है बोर्ड्स में, इसलिए मैं इतना इज्जत से लिख रहा हूं कि बोर्ड्स के लिए है। हाई प्रेशर favorable and if pressure is lowered desorption occurs। इसमें हाई प्रेशर favorable and if pressure is lowered desorption does not occur। तब डिसऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आगे adsorption is inversely proportional to temperature। ये ऐसा ग्राफ है, ये है adsorption और ये है टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे, जबकि यहां पे इनिशियली adsorption increases with temperature then decreases। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कराने के लिए एक टेम्परेचर चाहिएगा, तो दिस इज मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर।
ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन को अपन x/m में लिखते हैं, मास अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास, मतलब ये है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। और ये है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। सर हाँ, सर तो अगर लाइक मास क्यों रहेगा यूनिट्स में, क्योंकि हम तो सिर्फ सरफेस के साथ डील कर रहे हैं ना, तो कितना भी बड़ा यूनिट लाइक बॉडी हो सकता है, लेकिन उसका सरफेस एरिया अगर बहुत कम रहा तो फिर उसका तो बहुत लाइक ड्रास्टिकली चेंज होगा दोनों में। मतलब सर मतलब मास क्यों यूज करते हैं हम ऐसे क्वांटिटी के लिए, क्योंकि लाइक उसमें तो सिर्फ सरफेस एरिया के साथ डील हो रहा है नहीं ना। नहीं नहीं, बात तेरी सही है, पर बात सुन, तेरी बात में समझ गया, तू सब कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर जब डिफाइन किया जाता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि 1 ग्राम ने 1 किलो गैस एब्जॉर्ब कर ली। अब वो एब्जॉर्ब कराने के लिए आपने क्या तिकड़ में लगाई, दैट इज योर एफिशिएंसी पार्ट, मतलब आपने पोरस किया, उसकी सरफेस एरिया बढ़ाई, उसके अंदर रिजेस बनाए, दैट इज परफेक्टली योर चॉइस। बट वो जो बोलने जो टर्म डिफाइंड है वो उसी टर्म्स में कि 1 ग्राम कितना कर रहा है, मैक्सिमम कितना कर सकता है। अब आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, दैट इज योर विश, दैट इज एफिशिएंसी। नीले, हाँ सर ठीक। नहीं तेरा पॉइंट सही है कि जब अपन सरफेस पे स्टिक कर रहे हैं तो अपने को पर यूनिट एरिया बोलना चाहिए, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि पर यूनिट एरिया मतलब वो तो आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट सरफेस एरिया मिनिमम करना है, स्क्वायर बना दो, वैसा शीट बनाओगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वो एक अलग तरह का, वो आपका एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। प्लीज कॉपी करिए।
सर वो केमिस्ट ऑप्शन में तीसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि हाई प्रेशर फेवरेबल और प्रेशर लोअर किया तो डिसऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो प्रेशर लोअर किया तो डिसऑप्शन तो होगा ना, मतलब। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? यदि रिएक्शन हो गई तो फिर सरफेस क्यों छोड़ेगी? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ सर, इरिवर्सिबल है ना। कॉपी हो गया? सर हाँ, सर ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा या फिर कल भी चले? एब्जॉर्प्शन या सरफेस केमिस्ट्री? सर सरफेस केमिस्ट्री कल भी चलेगा। सर पर कल तो पॉलिटिक्स का डिस्कशन है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 100 ही तो क्वेश्चन है यार लेवल 1 में, 90 ही है। बाकी रेडियो एक्टिविटी तो वैसे भी डिस्कस नहीं करूंगा मैं। और शुरुआत के 90 क्वेश्चन के अंदर अभी तक का ट्रेंड ऐसा है कि 10 डाउट आते हैं, यूजुअली 10 से कम डाउट आते हैं। कुछ कुछ बच्चों को तो एक भी नहीं आता है। तो दैट डिपेंड्स कि भाई आप लोगों को कितने डाउट आते हैं। किसी ने सॉल्व किए क्या 90 क्वेश्चन? नहीं सर, अब तक पूरे नहीं हुए। नहीं हाँ लाया? सर, हो गए हो गए। कितने डाउट है मानस? 4 है। मतलब लेस देन 10 ही रहते हैं वो, और वो भी ऐसे ऐसे होते हैं कि भाई एक बार को हिंट लग जाएगा तो हो जाते हैं वो। ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है उसके अंदर कि वो मेहनत करनी पड़ती है। वो पॉलीमर वाला क्वेश्चन बना के तेरे से? नहीं सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा शायद हो जाएगा 1-2 दिन में। इतना टाइम लगेगा क्या यार? चल मैं ही सॉल्व करके भेज दूंगा फिर, छोड़। अरे केमिकल काइनेटिक्स लड्डू, चिंता ही मत कर। ऐसा पूछ लूंगा कि यदि रेट लॉ ये है, रेट लॉ है के इक्वल टू ए इंटू 1, ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, तो ऑर्डर कितना होगा? एक बार ये पूछूंगा, एक बार ये पूछूंगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ये होगा क्या, फिर लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी ये होगा क्या, फिर एक बार वो के की वैल्यू लिख के दूंगा और के की यूनिट्स पूछ लूंगा। टेंशन मतलब एक बस यही पूछता रहूंगा मैं, टेंशन इजी। तू कहे तो तेरे को केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर होगा ए बी बी सी सी डी ए बी सी, ये आंसर सीक्वेंस है। और बता तू क्या चाहिए तेरे को?
नहीं अभी टेबल चल रहा है यार, क्या खत्म कर दे, 1 सेकंड रुक जा, मेरे को भी देखने दे यार, मेरे को खुद को। कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 9 पॉइंट्स हो गए क्या? 8 हुए सर। 8 हुए हैं तो 1 8 पॉइंट हुए बच हैं। गया। 2 पॉइंट बच गया, 1 पॉइंट बचा है आइडियली, और 1 पॉइंट मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ। हो गया तो आगे बढ़े। सर ग्राफ गिन के 9 है। क्या? नहीं ये तो ग्राफ टेम्परेचर के साथ ही है ना, हाँ ये तो टेम्परेचर का ही है, वो तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है वैसा बस, बाकी है तो टेम्परेचर का ही ग्राफ ना। आगे मल्टी लेयर और सिंगल लेयर, और एक बताना है डिप प्रेशर का, वो समझिए। मतलब इसमें केवल एक ही मुद्दे वाली चीज है पूरे चैप्टर में जिसके लिए मेरे को पढ़ाता हूं मैं, वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, बस। बाकी तो फिर क्या है, बाकी तो एनसीईआरटी लेके बैठो, लेट्स डू रट्टा। और एनसीईआरटी पढ़ना है सबकी, इसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है भाई साहब, पेपर में डालूंगा एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा के क्वेश्चन एडवांस के पेपर में, तो इसलिए मगअप करनी है एनसीईआरटी इज्जत से। जैसे आप बचपन में हिस्ट्री करते थे ना, मतलब बच्चे आप आज भी थोड़े से छोटे वाले हो उसमें, वैसे पढ़ना है, समझिए। इट इज मल्टीपल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड। मल्टीपल लेयर्ड का क्या मतलब है? ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये आपने एड्सॉर्बेंट लगा दिया, ये ऐसे पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर आके ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। ये होता है मल्टीपल लेयर, क्योंकि वैंडरवॉल अट्रैक्शन है तो कोई फर्क नहीं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगता चला जाएगा कि ये इससे वैंडरवॉल करेगी, ये इससे वैंडरवॉल करेगी, इससे वैंडरवॉल करेगी, तो इट इज मल्टीपल लेयर। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है, तो एक बार को रिएक्शन साइट ऑक्यूपाई हो गई, मतलब इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन साइट्स थी, ये रिएक्शन साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, तो उसके बाद कुछ और नहीं होगा, नो मोर लेयर्स, ठीक है। और ये इट फॉलोज, या इट एग्जिबिट्स, स्पेलिंग पढ़ने दो भाई। हाँ, इट एग्जिबिट्स, FREUNDLICH, फेंडरलेक आइसोथर्म, आइसोथर्म, और इट प्राइमरली एग्जिबिट्स लैंगमोर, ये मेरे को आता है आइसोथर्म। फॉर X/M, for pressure, for adsorption versus pressure, for adsorption versus pressure। कॉपी कर लीजिए, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, फिर आइसोथर्म, फिर चैप्टर संपला। चलो पंद्रह मिनट बचे हैं यार। हाँ आऊंगा ना यार औरंगाबाद, अभी तो मैं सोच रहा था कल ही आ जाता, मतलब अभी कल वो न्यूज नहीं आई थी कि खुलने वाला है पूरा, सारे रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, तो मैं तो यही सोचा था कि कल परसों मतलब इस संडे को ही आ जाऊंगा, बट अभी वापस से यू टर्न आ गया है, तो मैंने भी यू टर्न ले लिया है, तो अब मैं 15-16 तक आऊंगा। 7 दिन तो मेरे को घर में रहने की एडवाइजरी है कि 7 दिन घर के बाहर नहीं जाना है, अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड।
yesterday I had the second biggest achievement of my life. Yes, प्रणव। यार सिलेबस इसके बाद का देखेंगे, अभी बात करेंगे आपसे संडे को, सैटरडे को आखिर में जाते वक्त, कल या परसों तब। फर्स्ट बिगेस्ट क्या थी? मैं पैदा हुआ था, भगवान ईश्वर मेरे को भेजने को तैयार नहीं था, इतना बड़ा ऐसा आदमी नहीं चाहिए। मैंने क्या प्रणव, मैंने क्या बोला था भाई, 3 दिन में क्या खत्म होगा? अरे पागल हो गया क्या? 3 दिन तो तब है जब मैं क्लास में हूं और मैं आपसे गॉसिप कर रहा हूं और बातें कर रहा हूं, और आप अलग टाइम, मतलब जब मैं गॉसिप कर रहा हूं तो आप मेरे को सुन रहे हो। अभी तो जब मैं गॉसिप कर रहा हूं तो आप लिख रहे हो, वरना क्लास में क्या होगा, जब मैं गॉसिप कर रहा हूं तो आप मेरे को सुन रहे हो, उसके बाद आप लिखोगे, वैसा होता है, तब 3 दिन लगते हैं। नहीं नहीं, बाकी वैक्सीन की क्या अचीवमेंट? बता, एक बात बता, तेरा जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाए, तेरा रैंक 1 आएगा, तेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तेरे जीवन की सबसे बड़े हाईलाइट होगा वो, हाँ या ना? अच्छा निनाद, अच्छा। अब सोच क्यों? क्योंकि 20 लाख बच्चों के अंदर, 10 लाख बच्चों के अंदर तू रैंक 1 होएगा। अभी मैं 20 नहीं, करीबन 35 करोड़ लोगों में से मेरी रैंक 100 के अंदर है, या 200, जितने भी वैक्सीन लगे होंगे तो उसके अंदर है। तो मेरा अचीवमेंट नहीं है क्या यार? क्योंकि इतने सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं, वैसा मतलब जेई एडवांस रैंक 1, मतलब कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूं, वो तो खैर ठीक है। आम जनता, तेरी कैसे हो गई भाई मानस? तू तो 18 साल का नहीं है। 3 का है ना। सर मैं 2003 का हूँ, मेरा फर्स्ट वैक्सीन हो गया। तू 18 साल का हो गया? नहीं सर, अभी होने वाला है ना, अभी 18 का कोई भी नहीं हो सकता अभी। क्यों नहीं हो सकता? सर सिर्फ जिनके बर्थडे जैसे मई 2003 दिसंबर तभी वगैरह है, में। उसका दिसंबर का मैं मानस सर का। मैं भी 2003 हूँ, बट मेरी वैक्सीन नहीं हुई, मेरे को अलाउ ही नहीं किया। मुझे भी नहीं किया सर। यार तुम लोग बड़े बड़े हो यार। मैं जब 12th में था तो मैं 17 साल का भी नहीं हुआ था, मतलब इस वक्त तक तो 17 साल का भी नहीं था तब मैं 12th कर ली थी। चलो मेरे वो, मतलब चलो छोड़ो उसको। हाँ जी, आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सरफेस। दूसरा मतलब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब यार कौन सा, हर उसकी एक टेंडेंसी होती है एड्सॉर्बेंट की, कौन कितना एड्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। दूसरा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है। तीसरा, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया बनाओगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा।
ये दोनों पॉइंट्स इसलिए नहीं हाईलाइट किया कि ये हाईलाइट बार बार हो ही रहे, पर एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, नो एक्सेप्शन टू दैट। और इसीलिए देयरफॉर वी मतलब systems are created with higher surface area per unit mass। और इसके लिए अपन क्या क्या करते हैं, इसके लिए अपन पोरस मटेरियल लेते हैं, पूरा पोरस मटेरियल अपन स्पॉन्ज बनाते हैं। स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज इज अ हाईली पोरस थिंग, तो इसीलिए उसके पोरस के अंदर क्या होगा ना, जैसे मान लो आपने कहा ये सरफेस है, ये सरफेस है, यदि आपने उसके अंदर पोर कर दिया तो ये जो पूरा का पूरा पोर की लाइनिंग होगी ये भी सरफेस बन जाएगी। इसीलिए ये जो होता है कीसल गुर होता है, या जो प्यूमिस स्टोन होता है, या ये होता है, ये बहुत पोरस, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया वाली चीज होती है, बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन करते हैं। आगे चौथा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस चीज के लिए अपन पढ़ते हैं आइसोथर्म्स। और सबसे पहला अपन जो आइसोथर्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फेंड्रोलिक, FRENDULICH। स्पेलिंग मेरे को नहीं आती है, बार बार देख के नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग खुद से स्पेलिंग की जिम्मेदार खुद है, मैं नहीं हूं, समझिए। ये क्या लिखता है कि जो x/m है, एड्सॉर्प्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर 1/n। ये ऐसा लिखता है, ठीक है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर 1/n। और ये लिखता है, और ये एक्सपीरियंस में, थियोरेटिकल नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड पैरामीटर है। तो ऐसा नहीं कि सर ये कहां से आ गया, मैंने मतलब डिराइव नहीं किया है। तो x/m इक्वल्स टू kp1/n। यदि अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें तो x/m इक्वल्स टू ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर T। अब मैंने क्या किया, मैं टेम्परेचर कम कर दिया, तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब ये T2 लेस देन T। और यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, मतलब T3 इज मोर देन T। तो ये तीन अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर है। एक टेम्परेचर पे जब होता है तो उसको अपन आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। जब एक टेम्परेचर पे होता है तो उसको अपन आइसोथर्म बोलते हैं। तो ये ऐसा है। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर। यदि अपन इसका लॉग प्लॉट कर ले तो लॉग x/m इक्वल्स टू k, मतलब ये क्या हो जाएगा, log p प्लस 1/n log k प्लस 1/m log p। तो यदि ये वाला ग्राफ प्लॉट करें तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, x/m log, और ये आ जाएगा log p, स्लोप आ जाएगी 1/n के बराबर, और इंटरसेप्ट आ जाएगा log k के बराबर। अब जनरली ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है, टाइम क्या हुआ है, 9:36, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है कि एट लो प्रेशर्स 1/n इज यूजुअली 1, ठीक है। तो मतलब ये n भी वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि n फिक्स्ड है, वो भी डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। तो फिर जो इक्वेशन मतलब x/m इक्वल्स टू kp लीनियर ग्राफ आ जाता है, और एट हाई प्रेशर्स 1/n इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो ये x/m इक्वल्स टू k आ जाता है इंडिपेंडेंट, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है ग्राफ। समझ में आ गया? प्लीज इसको कॉपी करिए, फिर केमिज ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर क्लास खत्म कर देंगे। प्लीज कॉपी करिए।
ये एक काम कर रहा हूँ मैं, इसका फोटो खींच के रख देता हूँ, इसका फोटो खींच के ग्रुप पे भेजता हूँ, मैं आगे केमिस्ट ऑप्शन पढ़ा देता हूँ, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। बोल भाई। ग्राफ वाला ग्राफ फिर से समझाओ ना एक बार। कौन सा वाला ग्राफ समझाऊं? टी वाला, x बाय m वर्सेस p। इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया है, बस ग्राफ ऐसा ही आएगा भाई। पी स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसा आता, P1/n है तो ये ऐसा आएगा। लो टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर ये लीनियर है, हाई उसके बाद ये कर्व हो रहा है और उसके बाद ये घूम जा रहा है। एक मिनट प्लीज। हाँ जी, मैं इसका फोटो खींच ले रहा हूं और फिर केमिस्ट ऑप्शन आपको पढ़ा देता हूं पहले। फोटो खींच के रख लिया है मैंने, आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको दोनों फोटो मतलब वो दोनों फोटोज एक साथ भेज दूंगा कि आपके पास लिखने का टाइम फिर भी नहीं होगा। आगे देखिए, केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, केमिस्ट ऑप्शन में वो रिएक्शन की तरह होती है, तो रिएक्शन की तरह होती है तो फिर इक्विलिब्रियम भी फॉलो करना चाहिए उसको, है ना? तो यहाँ पर अपन उसको रिएक्शन की तरह ही करवाएंगे। अपन ये क्या कहेंगे कि अपने पास एक मटेरियल है, ये मटेरियल है सॉलिड, इसको अपन ने एक गैस दी एक्स गैस, और ये बन गया एक्स एम सॉलिड, ठीक है? अब यहां पे अपन कुछ कुछ चीजें, जैसे इसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस इज px, पहला। दूसरा एक चीज है यहां पे एट एनी टाइम t, जो साइड यहां पे अपन जो टोटल साइड्स हैं, साइड्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, जितनी साइड्स पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है उसको 1 ले लेते हैं, और जो अपन ने ऑक्यूपाई करवा ली है उसको अपन थीटा ले लेते हैं, ठीक है? तो अब जरा समझिए, शुरुआत में अब ये रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन की तरह ही होगा, मतलब इसके अंदर एक एड्सॉर्प्शन होगा और एक केडी डिसॉर्प्शन भी होगा। तो शुरुआत में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन is directly proportional to px, pressure of gas and fraction of sites unoccupied, fraction of sites unoccupied, ठीक है? पहला। दूसरा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थीटा के, क्योंकि यहां तो केवल थीटा ही है ना। ये मान लो ये शुरुआत में ये 1 था, ये 1 था, ये गैस था, कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मस्ट बी इक्वल टू के एड्सॉर्प्शन पी एक्स 1 माइनस थीटा, वेयर एज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल्स टू के डी, डिसॉर्प्शन के लिए थीटा, एट इक्विलिब्रियम, जब स्टेडी स्टेट आएगी, मतलब जब आपने जो कुछ करवाना है वो करवा लिया, तो रेट एड्सॉर्प्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट डिसॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब के ए पी एक्स, के ए पी एक्स 1 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू के डी थीटा होना चाहिए, ठीक है? अब समझना, इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे निकल के आ जाएगा के ए पी एक्स, या इधर लिखता हूं, इधर इसको थर्ड ब्लॉक बना लूंगा ना बाद में, ये थर्ड ब्लॉक बनेगा ये, तो इसको अपन लिख सकते हैं के ए पी एक्स माइनस के ए पी एक्स थीटा इक्वल्स टू के डी थीटा, इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा के ए पी एक्स बाय के ए पी एक्स प्लस के डी इक्वल टू थीटा, ठीक है?
अब थीटा किसके बराबर है समझिए, जो भी कोई मास एड्सॉर्ब होगा, मास एड्सॉर्ब या एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि थीटा इज नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड। तो हम लोग लिख देते हैं x बाय एम इक्वल्स टू k1 थीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ka px ka px प्लस kd। इसको है ना पहले इसको लिख देते हैं x मल्टी इक्वल्स टू x बाय एम इंटू 1 बाय k1। इसको ना kd से डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा ka बाय kd, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय kd इज px डिवाइड बाय ka बाय kd प्लस 1, ये यहाँ पे px प्लस 1 इक्वल्स टू x बाय एम 1 बाय k1। इसको एक नया कांस्टेंट देते हैं k डैश, हम लोग लिख देते हैं ka बाय kd इक्वल्स टू k डैश। तो हम लोग लिख देते हैं k डैश px बाय k डैश px प्लस 1 इक्वल्स टू x बाय m 1 बाय k डैश। इधर ले जाइए तो ये ये k1 है, तो ये बन जाएगा k डैश डॉट k1 px डिवाइडेड बाय k डैश px प्लस 1 इक्वल्स टू x बाय m। और इसको अपन एक नया कांस्टेंट, मतलब k डैश k1 को अपन एक नया कांस्टेंट बना देते हैं a, और k डैश को अपन एक कांस्टेंट लिख देते हैं b। तो ये आ जाएगा a p बाय 1 प्लस b p इक्वल्स टू x बाय m। ये इक्वेशन है लैंगमोर की, और इसका ग्राफ फिर आपको आना चाहिए। खत्म, समझ में आ गया है? ये ऐसा है। अब इसके बाद ये प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लिया, इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है? और यदि कोई नहीं समझेगा तो कल मेरे से पूछ लेंगे, फिर कल अपन कैटालिसिस चालू करेंगे एंड एवरीथिंग एल्स। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। प्लीज पढ़िएगा इसको, क्योंकि देखिए इसमें ना कुछ ऐसा कोई तोप नहीं है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, और ये चैप्टर थियोरेटिकली है, इसमें न्यूमेरिकल करवाने के लिए है ही नहीं। मतलब इसमें न्यूमेरिकल करवाने के लिए क्या होता है पता है, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर 2 मोल सोल्यूट डाला, ठीक है? हमने उसके अंदर एड्सॉर्बेंट डाला, तो एड्सॉर्बेंट डालने के बाद जो मोलैरिटी, जो मोल्स थे वो 2 की जगह पे 1.5 रह गए, तो कितना मास एड्सॉर्ब हो गया? खत्म। या कितना मास पर यूनिट मास एड्सॉर्ब हो गया? तो यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा यार, संभव ही नहीं है, मतलब मेरा ईगो भी अलाउ नहीं करेगा, और बाकी तो और बात ही नहीं है, ठीक है? बाउंसर क्या है भाई? निनाद, मैंने दोनों फोटोज भेज दी हैं, दोनों फोटोज व्हाट्सएप पर भी भेजू क्या? हाँ सर प्लीज। ये लो। चलेगा ना, डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि मतलब इसके लिए थ्योरी पढ़िएगा, और कल आप सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। मैं बिना एनसीईआरटी के कल कुछ भी नहीं करूंगा, कल अपन मोस्टली क्लास जो होगी वो स्क्रीन पर करेंगे, क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन रीड करवानी होगी। केवल एक चीज है जो एनसीईआरटी में नहीं, जो अपने को पढ़नी होती है, और वो होता है गोल्ड नंबर, बस, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने को एनसीईआरटी से याद नहीं करना। एग्जाम्पल्स भी एनसीईआरटी के ही याद करने हैं, क्योंकि वही पूछे जाते हैं, वरना कोलाइडल केमिस्ट्री भी एक बड़ी साइंस, मतलब एक ऐसा अलग चैप्टर नहीं होता है, वो एक स्ट्रीम ऑफ साइंस है कोलाइडल केमिस्ट्री। मतलब वो जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है वैसे ही एक साइंस होती है, तो इसीलिए जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं वही जरूरी हैं,
जो फिनोमिन जो मेथड एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही जरूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे होते हो ना, दैट इज 0.0000001% of what actually colloidal chemistry is. तो बी वेरी प्रिसाइज, डू नीड नॉट टू रीड एक्स्ट्रा। यदि किसी को एक्स्ट्रा रीड करने की जरूरत तो गिव मी ए कॉल, फिर मैं आपको बहुत सारा यदि ऐसा लगता है कि आपको और कचरा पढ़ना है तो दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। कोलोइडल केमिस्ट्री बुक है मेरे पास पूरी 600 पन्ने की, आप 600 के 600 पन्ने भी पढ़ सकते हैं, दैट इज योर विश। सर सरफेस केमिस्ट्री की मॉड्यूल है क्या? सरफेस केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, थ्योरी, फुल थ्योरी मॉड्यूल है, भेज दूंगा मैं। उसमें थ्योरी है खूब सारी, और अब मैंने नहीं बनाई, आप यकीन मानो मैंने नहीं लिखे इतने थ्योरी, इतना मेरे बस का नहीं है, बिल्कुल फुल चीटिंग का है वो। सर कोई क्वेश्चंस नहीं है उसमें? है ना क्वेश्चंस, पर तू क्वेश्चंस करना, तेरे को खूब मजा आएगा। तेरे को क्वेश्चन तो क्वेश्चन की तरह से बनेंगे ना, थोड़ा ना बन जाएंगे कि भाई मैं चाहता हूँ या तू चाहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बने। क्वेश्चन बिल्कुल मस्त मस्त क्वेश्चन है उसके अंदर। जी जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही फोटोज भेज दिए हैं, अब आप प्लीज पढ़िएगा, एंड वी विल डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टुमारो। नहीं यार क्या बोल रहा हूं मैं, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स टुमारो। बाय बाय, हैव फन।